अपना अमीन हफीज। मैं हमेशा आपके लिए नित नई वीडियोस बनाता रहता हूं। आज से मैं आपके लिए एक नया सिलसिला शुरू कर रहा हूं, लाइफ स्टाइल ऑफ सीईओज। आज हमारे इस प्रोग्राम के पहले मेहमान हैं गुजरात की मरूफ समाजी और कारोबारी शख्सियत जनाब अमजद फारूक साहब। अमजद फारूक साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आपने गुजरात में नेशनल फर्नीचर्स के कदम रखा, कारोबार में ऐसा नाम कमाया कि पाकिस्तान में ही नहीं दुनिया भर में लोग पाकिस्तानी फर्नीचर की तारीफ करने लगे। लाइफस्टाइल ऑफ सीईओज के इस प्रोग्राम में हम अमजद फारूक साहब से बहुत सारी बातें करेंगे, इनके कामयाबी के राज पूछेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो यहाँ तक कैसे पहुंचे। जी अमजद फारूक साहब, वेलकम हमारे इस प्रोग्राम लाइफस्टाइल ऑफ सीईओज में। अपने बारे में बताइएगा, सुबह आप कितने बजे उठते हैं और नाश्ते की टेबल तक का सफ़र कैसे तय होता है? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अमीन फी साहब, आप गुजरात तशरीफ़ लाए और आज अपने नए प्रोग्राम का जो आज आपने जिसका आगाज़ किया है इसके लिए आपने मुझे मुतहब किया कि जी मेरे से ये शुरू करें हैं और मेरी दुआ भी है कि अल्लाह ताला इसमें आपको कामयाब करे। तो बाकी मेरे जो आपने लाइफस्टाइल का, मैं सुबह अल्लाह की रहमत से मुझे खुद बहुत नमाज से पहले जागा जाती है और मैं उठता हूँ, वो नमाज के लिए तैयारी करता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, उसके बाद कुछ टाइम बैठ के तस्बीह पढ़ता हूँ। तस्बीह पढ़ने के बाद फिर मैं घर से बाहर, मेरे पास घर में इतनी गुंजाइश मौजूद है कि मैं वहाँ पर अपना जो लॉन है वहाँ पर वॉक करता हूँ और आधा घंटा वॉक करने के बाद फिर मैं वापस आता हूँ, थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ। 7:30 हो जाते हैं, 7:30 बजे फिर मैं अगले प्रोग्राम के लिए तैयारी कर लेता हूँ और फिर मैं घर से जाता हूँ। और नाश्ते में क्या लेते हैं? नाश्ता जो है मैं शुरू से तकरीबन 50 साल से सुबह नाश्ते में एक स्लाइस लेता हूँ और एक कप चाय का लेता हूँ। पहले तो मेरा यही नाश्ता था, लेकिन आजकल मैंने 2 स्लाइस कर दिया और एक कप चाय का लेता हूँ और बस यही मेरा सिंपल नाश्ता है शुरू से चल के आज तक। अमजद फारूक साहब, 1 से 2 स्लाइस हो गए, बात की समझ आती है, लेकिन ये देखिए यहाँ पर पराठे हैं, तिलों वाले कुलचे हैं, आमलेट हैं और ये चने अंडा और कबाब भी हैं और हरीसा भी है, हलवा भी है और अमीन हफीज की पसंदीदा लस्सी भी है। तो ये इतना बड़ा नाश्ता और सिर्फ 2 स्लाइस और 1 कप चाय, ये क्या बात हुई? अमीन हफीज साहब, ये तो आप तशरीफ़ लाए हैं, ये तो आपकी ऑनर में आप हमारे मेहमान हैं, तो ये सारा अरेंजमेंट आपके लिए है। अगर मैं आपको वही अपना वाला नाश्ता करवाता तो फिर आप कहते यार ये क्या इन्होंने करवाया है। ये आपकी खातिर है और ये आपके लिए हमने अरेंजमेंट किया है। बहुत शुक्रिया, आपको पसंद आए। हमारे लिए सारा अरेंजमेंट हुआ है, तो प्लीज़ आप शुरू करते हैं जी नाश्ता और बिस्मिल्लाह करते हैं। बहुत मेहरबानी। लें आप भी लें जी, सब शुरू करें जी। मुझे अच्छे कपड़े पहनना का पहले तो ये शौक़ है मेरा। मैं ड्रेसिंग जो है ना वो चाहता हूँ कि मेरी ड्रेसिंग जो है ना वो अच्छी हो। उसमें ज़्यादा मैं पैंट शर्ट को लाइक करता हूँ और वो जो है वो मैं खुद सिलाता नहीं हूँ। मेरे बाहर के अक्सर टूर लगते रहते हैं, वो मैं बाहर से ही शॉपिंग ज़्यादातर करता हूँ। कभी यहाँ से तो मेरा ख्याल है मैंने कभी कपड़े परचेज़ नहीं किए। अमजद साहब, माशाल्लाह आपका ये घर मैंने देखा है, ये बहुत खूबसूरत और बड़ा प्यारा। तो ये आपको कोई ये भी प्यारा घर रखना और खूबसूरत गाड़ियाँ रखना, ये भी आपका शौक़ है? अल्हम्दुलिल्लाह खुदा ताला ने दिया हुआ है। हाँ। तो जब अल्लाह ताला देते हैं तो फिर उसको इस्तेमाल भी करना चाहिए। आप अपनी लाइफ में इसको एंजॉय करें और जायज़ हद तक जो है ना उसको जायज़, जो अल्लाह ताला ने आपके ऊपर कुछ चंद चीज़ों की पाबंदी लगाई, उसके अलावा आपको अल्लाह ताला ने इतनी नेमतें दी हैं जिसके ऊपर अल्लाह ताला ने कोई पाबंदी नहीं लगाई।
उसमें आप इंजॉय करें। मतलब तो ये है कि अगर अल्लाह ने दिया है हाँ। तो खुद पर भी लगाएं खुद पर और अपनी औलाद पर भी औलाद। खर्च करें। तो मैं अपने बच्चों को भी यही कहता हूँ कि बेटे अल्लाह ताला ने दिया हुआ है और अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत तरीके से गुजारो, अच्छा लोगों के साथ अच्छा पेश आओ, अल्लाह के रास्ते में भी दो लेकिन अपने लिए भी खर्च करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये घर बड़ा बनाना, घर में खूबसूरत सेटिंग करना, ये भी मेरा एक अपना शौक़ है। जबकि बिज़नेसमैन नहीं करते, बिज़नेस करते रहते हैं, अपने मकान किराए पे रहते हैं, लेकिन मैं इस पे बिलीव नहीं करता। मैंने कहा अल्लाह दिया है तो फिर खूबसूरत घर बनाओ और अच्छा घर बनाओ, और मैं इसको लाइक करता हूँ। मेरा अब लाहौर में भी घर है, मेरी गाड़ियाँ लाहौर में भी हैं, मुझे गाड़ियाँ रखने का भी, मेरे बच्चों को, बल्कि मुझे भी शौक़ था लेकिन मेरे बच्चों का शौक़ इससे ज़्यादा है। अच्छा, तो ये वो बताइए भी कि कितनी किस्म की आपके पास कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं, मतलब तादाद अगर बताना चाहें हुकूमत से अगर डर ना लग रहा हो तो। नहीं, मैं नहीं डरता क्योंकि मेरी हर चीज़ लीगल है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं लीगल तरीके से चलता हूँ और काम में जो है जितना भी मेरी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी डिक्लेयर्ड है, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो मैंने हिडन रखी हो। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह आपने अपने एसेट्स में उसको डिक्लेयर किया हुआ मैं है? अपने एसेट्स में हर चीज़ डिक्लेयर की है। मेरे पास लैंड क्रूज़र है, मेरे पास ये अभी मैंने MG ली है, अभी ये मेरे पास किया है, करोला है, 4-5 किस्म की करोला रखी है मैंने, और ये MG रखी है, किया रखी है, लैंड क्रूज़र है। इस तरह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त सिलसिला चलता रहता है गाड़ियों का। शूज़ का ये है कि मुझे समझ नहीं आती कि मैं आज कौन से पहनूँ, इतने ज़्यादा है तो देख देख के रखता जाता हूँ, फिर कोई निकाल दो फिर रख देता हूँ, फिर निकाल दो फिर रख देता हूँ। तो लेकिन यह है कि कोई मेरा ख्याल है अगर एक शूज़ को मैं पहनूँ शुरू करूँ एक दिन तो मेरा ख्याल है 30 दिन मैं वो शूज़ हर रोज़ चेंज कर सकता हूँ, इतने के मेरे पास पेयर पड़े हुए हैं। तो बस ऐसे शौक़ ही है, अदरवाइज़ मैं समझता हूँ ये भी अभी पैसे का ज़िया है, लेकिन एक ज़हन के अंदर एक है कि ये जो अल्लाह ताला ने दिया हुआ है उसको जायज़ तरीके से खर्च करना भी मैं ये समझता हूँ ये मुनासिब बात है। अंजू साहब, आपने बड़ी खूबसूरत बात बताई कि बिजनेसमैन को अपनी तमाम चीज़ें डिक्लेयर करनी चाहिए और उसका जो प्रॉपर टैक्स है वो भी हुकूमत को अदा करना चाहिए, क्योंकि बिजनेसमैन टैक्स देंगे तो ही हुकूमत तरक्याती काम कर सकेगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात की आप। ये बड़ा ज़रूरी है जी। ये इस मुल्क ने हमें बहुत कुछ दिया है, इस मुल्क में हमारी इज़्ज़त है, हमारा एक मुकाम है, तो हम क्यों ना इस मुल्क के लिए भी कुछ करें। तो हम अगर बिज़नेस करते हैं, अगर यहाँ से हम पैसे बहुत सारे कमाते हैं, अपने घर बनाते हैं, अपनी गाड़ियाँ रखते हैं, बच्चों को एजुकेशन करते हैं, तो इस मुल्क को टैक्स देंगे ताकि मुल्क और गवर्नमेंट अपने बाकी काम भी कर सके। अंजू साहब, आपने अपने घर में एक देहाती माहौल भी बनाया है, तो ये क्या आपको शौक है? ये मुझे बस ना एक मैंने बस बीच में एक चीज़ ऐड की है घर की खूबसूरती के लिए, और ये मुझे बड़ा पसंद है। ये नेचुरल जो ऊपर इसके ऊपर लगा हुआ है, ये जो इसके ऊपर डब लगी है, छत जो है वो भी डब के पड़े हुए हैं, और ये इस तरह के नेचुरल सा माहौल मुझे बड़ा खूबसूरत लगता है। ये मेरा का आइडिया था तो मैंने बस उसको पूरा किया। और वैसे एक बेडरूम है, एक सिटिंग रूम है, यहाँ पर ये टेबल लगा हुआ है, यहाँ पर हम वो कभी कभी हम आते हैं बैठते हैं, यहाँ बारबेक्यू करते हैं और इंजॉय करते हैं। AC लगे हैं दोनों कमरों में और यहाँ पर बैठते हैं रहते हैं। कभी मेरा दिल करे तो मैं किसी वक्त आके वैसे ही ऐसे लेट जाता हूँ। अच्छा अंजू साहब, अगर ऐसा घर अमीर हफीज बनाना चाहे या कोई शख्स बनाना चाहे तो ऐसा देहाती किस्म का घर कितने में बन सकता है और ये कितने साइज़ के हैं? ये 2 रूम है जी। इसका रूम का साइज़ जो है 12 फुट बाय 14 फुट के 2 साइज़ के रूम हैं, और ये सेंटर में जो ये गोल हमने जो राउंड बनाया हुआ है बैठने के लिए जगह, ये कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं आती, ये कुछ 7-8 लाख रुपए में बन जाते हैं। 7-8 लाख में घर के अंदर गांव जैसा घर, सारी फैसिलिटीज उसके अंदर आप ले सकते हैं। अच्छा, और गांव जैसी वो एंजॉय करते हैं। तो ये जस्ट एक फीचर हमने ऐड की है और इसको हम यूज़ भी करते हैं बहरहाल। तो अमजद साहब, मेरा ख्याल है अब हम आपके शोरूम की तरफ चलते हैं जी। आपका जो बिजनेस है फर्नीचर का वो तो देखें शोरूम कैसा है। जरूर आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह। अमजद साहब हमें अपने जो शोरूम है नेशनल फर्नीचर्स का उधर ले आए हैं और ये बता रहे हैं कि यहाँ पर कैसी कैसी खूबसूरत फर्नीचर, बेडरूम, सोफ़ा सेट्स और ये डाइनिंग टेबल्स नज़र आ रही हैं। अमजद साहब, ये मिनिमम और मैक्सिमम फर्नीचर की क्या कीमत है बेडरूम की दुल्हन की? बड़ी मेहरबानी, आप हमारे शोरूम में तशरीफ़ लाए हैं, बहुत शुक्रिया अमीन हफीज़ साहब। आपने जो क्वेश्चन किया है उसके बारे में ये है कि हमारे पास बहुत सारी वैरायटी जो है वो फर्नीचर की बनती है
तो बेडरूम की सिर्फ जो बात है वो 3 लाख से शुरू होता है और 10 लाख रुपए तक जाता है। अच्छा, जी हाँ। बेडरूम उसमें एक बेड है और ड्रेसिंग टेबल है। ड्रेसिंग है, साइड टेबल है, 2 चेयर्स है अच्छा। और एक टेबल है उसमें। और ये जो सोफा है वो कितना को हो सकता तो है? वो सेट भी इसी तरह ही है, वो तकरीबन 3-3.5 लाख से शुरू होता है, तो वो भी 10-12 लाख रुपए तक जाता है। सोफा ठीक। सेट विद सेंटर टेबल सेट। और ये डाइनिंग टेबल अगर पूरी लेनी हो साथ वो भी? डाइनिंग टेबल जो यहाँ लोकल जो हमारी डिमांड है वैसे तो बहुत कॉस्टली बनते हैं, लेकिन वो भी 8-10 लाख 12 लाख रुपए तक जाते हैं। मतलब अगर कोई शख्स अपनी बेटी की शादी के लिए बेडरूम का फर्नीचर लेना चाहे, सोफ़ा सेट लेना चाहे, डाइनिंग टेबल लेना चाहे, तो ये तकरीबन 20 से 30 हज़ार रुपये के दरमियान 35 से 40 लाख का जो अच्छा क्वालिटी फर्नीचर है वो उसको मिल जाता है। वो मिल सकता है। तो अमजद साहब, आपके फर्नीचर की खूबी क्या है, हमें ये बताएं, इतना महंगा कैसे है? मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारा फर्नीचर है ये हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है टोटली, और अपनी डिस्प्ले है। अच्छा। उसका हमें पता है कि हमने क्या बनाया है, क्या हम सेल कर रहे हैं। दूसरा, हमें ये पता चलता है जब हमें उस वक्त ज़्यादा तस्कीन और मज़ा आता है जब हमारा कस्टमर हमारे पास रिपीट होता है। वहाँ से हमें पता चलता है कि हमारा फर्नीचर किस क्वालिटी का है, कि आज ये कस्टमर पहले अपने लिए फर्नीचर लेकर गया है, आज वो अपने बच्चों के लिए लेना आया है, फिर वो अपने बच्चों के लिए लेने आए, और वो कस्टमर हमारे पास रिपीट हो रहे हैं। तो ये हमारे फर्नीचर की क्वालिटी है और ये चीज़ हम प्रोवाइड करते हैं, और हम इसकी लाइफ टाइम गारंटी देते हैं कि ये कभी ख़राब नहीं होगा। इसके जो पॉलिश सिस्टम है, इसकी जो वुड की सीजनिंग है, इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, वो हमारे पास बेहतरीन मशीनरी लगी है, लेटेस्ट मशीनरी लगी है। हमारे पास बड़ी स्किल्ड लेबर मौजूद है, जो बहुत पुराने हमारे पास साथ काम कर रहे हैं, वो लोग मौजूद हैं। अमजद साहब, ये बताइए, जो फर्नीचर है उसमें जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है, मसलन उसमें लकड़ी बेसिक यूनिट है, तो ये पाकिस्तान में या आप समझते हैं कि रॉ मटेरियल इजी अवेलेबल है या इसको आप इंपोर्ट करते हैं, क्या सूरत हाल है? इस वक्त हमारे पाकिस्तान की जो शीशम वुड थी, जिसको इंग्लिश में रोज़ वुड भी कहते हैं, वो बेहतरीन, पूरी दुनिया में उसका एक नाम था। वो हमारी बदकिस्मती से जो हमारी जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं, लकड़ी सेल करते गए हैं, जंगल सेल करते गए हैं, आगे उनने दोबारा वो लगाए नहीं जंगल। अब हमें जो ज़रूरत पड़ी तो फिर हमने गवर्नमेंट के साथ मिलके, क्योंकि मैं WTO का मेंबर भी रह चुका हूँ, मेरी प्रपोजल के ऊपर कि जी अपनी लकड़ी को आप बचाएं मुल्क की, और इंपोर्ट करें लकड़ी को, इंपोर्टेड वुड की हमें इजाज़त दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज इंपोर्टेड वुड आ रही है। आज हमारे पास जो फर्नीचर बन रहा है उसमें 75% वुड जो है वो इंपोर्टेड यूज़ हो रही है। अमजद साहब, ये बताइएगा कि जो पाकिस्तानी फर्नीचर है, मैं तो आपका भी फर्नीचर इस्तेमाल करता हूँ अपने घर में, बहुत मेयारी है, तो ये इंटरनेशनल मार्केट में हमारे फर्नीचर की कितनी डिमांड है, क्या कहेंगे इसके बारे में? ये पूरे, और ये क्या एक्सपोर्ट हो रहा है? यस, पूरे वर्ल्ड में हमारे फर्नीचर की डिमांड मौजूद है। अब देखना ये है कि आप किस जगह पे काम करते हैं, या आपके पास पीछे कैपेसिटी है, इतनी प्रोडक्शन है कि आप एक्सपोर्ट कर सकें। अगर आपकी कैपेसिटी इतनी है कि आपके मुल्क के अंदर जो डिमांड है वही पूरी आप कर लें, तो वही बहुत बड़ी बात है। हमारे मुल्क के अंदर इतनी डिमांड मौजूद है कि हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम एक्सपोर्ट में जाएँ। अगर एक्सपोर्ट का हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, अब लेकिन इसको कुछ हुकूमत को आप क्या कहना चाहेंगे कि हुकूमत आपके लिए जो फर्नीचर इंडस्ट्री से रिलेटेड हमारे जो बिजनेसमैन हैं, उनके लिए हुकूमत क्या करे कि हम अपना पाकिस्तानी फर्नीचर दुनिया में एक्सपोर्ट करें और ज़र मुबादला हम हासिल करें? क्या तजवीज़ आप देना चाहेंगे? मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को चाहिए सबसे पहले कि वो हमें जो है ना वो ऐसे यूनिट लगाएं जहाँ पर हमारे जो बच्चे स्कूल और कॉलेजों में पढ़ने के बाद फारग रहते हैं, वो वहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर हो जहाँ से वो स्किल हासिल करें, और स्किल हासिल करने के बाद हमारे यूनिट मतलब हुनरमंद उनको बनाएं, और हुनरमंद जब बनेंगे वो फिर आएंगे, तो वो हमारे पास गवर्नमेंट को अब सबसे ज़्यादा इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास स्किल्ड वर्क लोग कम होते जा रहे हैं। स्किल्ड लेबर हमें चाहिए, वो अगर आएगी तो फिर हमारे यूनिट जो है वो बेहतर तरीके से चल सकते हैं। और गवर्नमेंट को चाहिए कि एक्सपोर्ट में जो लोकल इंडस्ट्री है पाकिस्तान की, उसको फैसिलिटेट करें। उसको फैसिलिटेट करेंगे तो फिर हम एक्सपोर्ट में जा सकते हैं। उसमें जो हमारा जो फ्रेट हमें पड़ता है, क्योंकि हमारे चीज़ों का हजम बहुत बड़ा होता है, तो हमारा कंटेनर में कम फर्नीचर आता है, कम प्राइस का आता है, तो उसका हजम ज़्यादा होता है। तो अगर हमें गवर्नमेंट फैसिलिटेट करे, उसमें सब्सिडी दे, तो हम एक्सपोर्ट में जा सकते हैं, बड़े आराम से जा सकते हैं, और पूरी दुनिया में इसकी डिमांड मौजूद है।
अमजद फ़ारूक साहब की बातें सुनी। अमजद फ़ारूक साहब का ये कहना था कि ये जो पाकिस्तान में फर्नीचर बनाते हैं ये अपनी नौइयत का एक मुनफरद फर्नीचर है। अगरचे ये बहुत महंगा है लेकिन जो एक दफ़ा लेके जाता है वो फिर अपने बच्चों के लिए लेके जाता है और वो फिर वो बच्चे जो हैं अपने बच्चों के लिए लेके जाते हैं। तो ये ऐसा मेयारी फर्नीचर है, कहते हैं लाइफ टाइम इसकी गारंटी देते हैं। ये फर्नीचर जो एक दफ़ा देखता है या इस्तेमाल करता है वो वाकई कहता है कि ये पाकिस्तानी मसनूआत में से सबसे बेस्ट जो है वो मसनूआत हैं। और अमजद फ़ारूक साहब का ये भी कहना है कि हम एक्सपोर्ट में भी जा सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास हुनरमंद ज़्यादा हों और हुकूमत फर्नीचर से रिलेटेड बिजनेसमैन जो हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें फ्राहम करें। अब हम आपको फर्नीचर का शोरूम दिखाया, अब हम अमजद फ़ारूक साहब के उस कारखाने में चलते हैं जहां पर ये फर्नीचर तैयार होता है और आपको बताएंगे कि ये खूबसूरत फर्नीचर एक लकड़ी के दरख्त से शुरू होकर खूबसूरत फर्नीचर का सफ़र कैसे तय करता है। अब हम आपको फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में लेके चलते हैं। फादर मेरे सरगोदा रोड पे बिज़नेस करते थे, इंजीनियरिंग लाइन में थे, इंजीनियरिंग उन्होंने की थी। तो वो हैवी मशीनरी बनती थी हमारे पास और मुख्तलिफ़ किस्म की मशीनरी, फैन इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाली, रबड़ फैक्ट्री में इस्तेमाल होने वाली, सियालकोट में सर्जिकल में इस्तेमाल होने मशीनरी हमारे पास बनती थी। तो वो जब वो मैंने देखा वो बिज़नेस जो इंडस्ट्री थी बड़ी मुश्किल थी, वो बड़ा टफ़ काम था जो मेरे फादर करते थे। उसके बाद हमारे पास कास्टिंग का लगा हुआ था। पंजाब में अगर इतफाक़ फाउंड्री के बाद अगर कोई कास्टिंग का काम था तो गुजरात में हमारे पास बड़ा कुपड़ा लगा हुआ था जहाँ पर वो कास्टिंग होती थी और बड़ा ख़तरनाक काम था। उसमें अक्सर हमारे लोग ज़ख्मी होते रहते थे उस वक्त। तो मुझे वो बड़ा उससे होता था कि ये बड़ा सख्त काम है। तो मैंने सोचा कि मैं क्या बिज़नेस करूँ। तो मैंने, मेरे दोस्त थे जो मेरे साथ पढ़ते थे, उनका एक दो का फर्नीचर बिज़नेस था। तो मैंने उनको देखते हुए वो फर्नीचर इंडस्ट्री की तरफ थोड़ा मेरा ज़हन गया कि मैं ये काम मुझे इजी लगता है कि क्यों ना ये स्टार्ट किया जाए। तो वो मैंने अपने वालिद साहब को बताए बगैर, मेरी वालदा को पता था थोड़ा सा कि इसके पास चंद 100 रुपये हैं तो ये बिज़नेस करना चाह रहा है, ये कोई काम करना चाह रहा है लकड़ी का। तो मैंने थोड़ी सी लकड़ी परचेज़ की। तो मैं ला के अपने घर में, एक हमारे पास प्लॉट था उधर स्टोर की। तो मेरी वालदा कहती हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, जब तेरे वालिद का इतना अच्छा काम है और किस तरफ आप जा रहे हो। चलो ठीक है, आपका शौक़ आप पूरा कर लो। हौसला अफजाई की थोड़ी सी। चंद दिन बाद वालिद साहब ने देखा कि मैं वो लकड़ी को ना वो ड्राई कर रहा था धूप में। तो वालिद साहब कहते हैं अमजद ये क्या हो रहा है। मैंने कहा अब्बा जी बस ये मैंने कोई लकड़ी ख़रीदी है तो मैं फर्नीचर का काम करने लगा। वो गए, उन जाके मेरी वालदा से बात की, उन्होंने कहा वो क्या कर रहा है। उन्होंने कोई बात नहीं, उसका शौक़ पूरा कर लेने दें, छोड़ देगा वो, आप ना उसको कुछ कहना, तो करने दें उसको जो कर रहा है। वालिद साहब ने भी वो जो मैं तोको कर रहा था कि मुझे नाराज़ होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे नाराज़ नहीं हुए। उनने आके मुझे बड़े प्यार से पूछा, बड़ा हौसला अफजाई की।
अमजद साहब हमें गुजरात के जिमखाना में ले आए हैं और अब हम अमजद साहब से दरख्वास्त करेंगे कि आप हमें बता रहे थे कि चूँकि गुजरात के हमारे निशान हैदर जो है मेजर अजीज़ भट्टी शहीद के नाम से आपने मुख्तलिफ यहाँ पर रूम्स उनके नाम से मंसूब किए हैं, तारुफ करवाइएगा। ये आप अमीन फिर साहब एंटर हुए हैं, ये हमारा 4 एरिया, यहाँ से हम फिर मुख्तलिफ रूम्स में जाते हैं। ये अब जब जिस तरफ हम जा रहे हैं अजीज़ भट्टी शहीद ये उसका हॉल है, ये रेस्टोरेंट है, इसके अंदर ये यहाँ पर जो फैमिली है वो यहाँ पर बैठती है और ये अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ जो किचन है वो हाइजीनिक किचन है और बहुत अच्छा किचन है। यहाँ पर शाम को रश होता है, फुल लोड होता है ये, तो लोग आते हैं यहाँ से वो फूड लेते हैं, क्वालिटी का फूड लोगों को यहाँ से मिलता है और सब्सिडाइज मिलता है, इसलिए लोग यहाँ पर आते हैं। अभी हमने आपको मेजर अजीज़ भट्टी शहीद का जो रूम था, जो रेस्टोरेंट था, वो हमने दिखाया है। अभी हम कॉमन रूम के अंदर एंटर हो गए हैं। यहाँ पर ये कॉमन रूम है हमारा। यहाँ पर लोग जो हैं गुजरात के बिजनेसमैन, वो जब शाम को फारिग होते हैं वो फिर यहाँ पर आते हैं, सुकून से आके बैठते हैं, अपने ज़िंदगी के जो बाकी मामलात हैं, फैमिली के मामलात, बिज़नेस के मामलात, उनको यहाँ पर डिस्कस करते हैं। यहाँ पर वो खाने तो बड़े मज़े की यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त, यहाँ पर चाय जिस तरह अभी आपको चाय यहाँ माशाल्लाह सेक्रेटरी साहब पेश कर रहे हैं, इस तरह रात को चाय भी चलती है, कॉफ़ी भी चलती है, खाने भी चलते हैं और रात का माहौल ही यहाँ का मुख्तलिफ होता है। ऐसे लगता है जैसे ये कोई बड़ी आबाद और बड़ी खूबसूरत जगह है। जो हमारा विजन था वो यहाँ पर हमें नज़र आता है। जी अमीन फिर साहब, जैसे अभी आपने ये हमारा जो ग्राउंड फ्लोर है वो देखा है, इससे जब हम बाहर जाएंगे तो बाहर हमारा जो है वो स्विमिंग पूल है जो इंटरनेशनल लेवल का है और ओलंपिक्स के साइज़ का है। यहाँ पर वो जो है ना, वो जो स्विमिंग के मुकाबले, जो इंटरनेशनल मुकाबले होते हैं वो भी यहाँ पर हो सकते हैं और किए भी एक दफ़ा हो भी चुके हैं। कोविड की वजह से ये आगे मामलात नहीं चल रहे। उसके बाद हमारा जो है वो एग्जेक्टिव रूम है जो 5 स्टार लेवल के हैं। वो उसमें हमारे जो गुजरात के जो लोग आते हैं गुजरात रहने के लिए, जिनको रहना पड़ता है, पहले कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पर लोगों को हम ठहरा सकें। अब जिमखाना के मेंबर्स के लिए ये फैसिलिटी मौजूद है कि वो अपने आए हुए मेहमानों को 5 स्टार रेस्टोरेंट में, 5 स्टार होटल में जिस तरह होते हैं रूम, उस तरह के रूम्स में ठहरा सकते हैं और लोग कंफर्टेबल यहाँ पर रहते हैं और एंजॉय करते हैं। इसके बाद हमारा जिम जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का जिम है। आप पाकिस्तान पूरे में आप फिर लें, आपने देखे भी होंगे। मेरा ख्याल है किसी जिम में इस तरह के इंस्ट्रूमेंट, इस तरह की मशीनरी नहीं होगी जिस तरह की हमने गुजरात में प्रोवाइड की है। और यहाँ के जो लड़के हैं जवान यंग, जिनके वेट ज़्यादा बढ़ गए थे, वो ऐसे उन्हें आके यहाँ पर जिम किया है, मुख्तलिफ़ किस्मों की मशीनों को यूज़ किया है और उससे इतने स्मार्ट हो गए हैं। जैसे अभी आपको सेक्रेटरी साहब कह रहे थे, 2 मिसालें हमारे पास गुजरात में मौजूद है। 50-50 kg वेट उन्होंने कम किया है। वो पहले उनकी मतलब गुजरात के लोग खाने पीने के माशाल्लाह बड़े शौकीन हैं, गुजरांवाला गुजरात के। तो ये जो आपका गुजरात का जिम खाना है, इसका जो मतलब लोगों को स्मार्ट कर रहे हैं आप यहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे। और जब वो देखते हैं ना इन लड़कों ने इतना वेट लूज़ किया है, अब और ज़्यादा रश बढ़ता जा रहा है, हमारे पास और लोग आने शुरू हो गए हैं। बहुत बड़ी सारे अमजद फारूक साहब आपकी तरह स्मार्ट होना चाहते हैं कि यहाँ पर जिम भी करें, स्विमिंग भी करें, तो फिर देखें जी सेहतमंद जिस्म, बीमारियों से पाक जिस्म तो अल्लाह ताला की नेमत है। बिल्कुल जी, कोई शक नहीं इसमें जी, ये हकीकत है जी। जितना स्मार्ट होंगे, जितना आपका वेट कंट्रोल होगा, उतना आप सेहतमंद रहेंगे। इस वक्त हम सुंदर्स फाउंडेशन गुजरात में आ चुके हैं, जहां पर थैलेसीमिया के मर्ज़ में मुब्तला बच्चों को जो इंतकाल खून है वो लगाया जा रहा है। तो अमजद साहब से हम बात करते हैं। जैसा भी कुछ तारुफ कराए हमें और इसमें आपका क्या किरदार है। बड़ी मेहरबानी अमीन फिर साहब, आप गुजरात सुंदर्स फाउंडेशन में तशरीफ़ लाए और आप ये खुद देख रहे हैं यहाँ पर थैलेसीमिया के जो पेशेंट हैं और होमोफिलिया के और कैंसर, ब्लड कैंसर के, उनका ट्रीटमेंट यहाँ पर किया जाता है। तो ये आप देख रहे हैं, ये बच्चे जो हैं ये थैलेसीमिया के पेशेंट हैं, इनको ये ब्लड की ज़रूरत होती है और हम यहाँ पर ये ब्लड इनको प्रोवाइड करते हैं, ब्लड लगाते हैं ताकि इनकी लाइफ जो है वो इजी हो सके। तो हमारी यहाँ की जितनी टीम है, जिसमें हमारे यहाँ के डॉक्टर्स हैं, यहाँ की जो टीम जो इसको कर रहे हैं, वो माशाल्लाह इतने कॉम्पिटेंट हैं कि यहाँ पर किसी चीज़ की कमी नहीं आने देते और इनकी जितनी भी मैक्सिमम इनके ऊपर तवज्जो दी जा सकती है वो दे रहे हैं। जी, आपने देखा कि लाइफस्टाइल ऑफ CEO
अमजद फ़ारूक साहब का एक समाजी जो मैदान में खिदमात हैं वो सुंदस फाउंडेशन गुजरात के इस सेंटर को भी चलाना शामिल है और यहाँ पर जो बच्चों को बताया जा रहा है। अच्छा ये बताइएगा कि यहाँ पर जो बच्चे ये सारा ये अपनी बिल्डिंग है या इसके लिए क्लब समिति है? ये बिल्डिंग जो है जी हमारी रेंट पे है। यही हमारे लिए एक मुश्किल काम था कि हम अपनी ज़मीन खरीदें और उसके ऊपर हम अपना बनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी लैंड परचेज़ कर ली है, अब जो उसका काम हो रहा है उसके ऊपर। अब हम जल्द अज जल्द अपनी बिल्डिंग स्टार्ट करने वाले हैं और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट ईयर या मे बी आफ्टर 2 years हम अपनी बिल्डिंग में होंगे और जो बाकायदा पर्पसली बिल्ड होगी वो बिल्डिंग इस काम के लिए, इन बच्चों के लिए, और इंशाअल्लाह हम अपनी बिल्डिंग में शिफ्ट होंगे। हमारे पास पैसा मौजूद है, फंड्स मौजूद हैं, डोनेशन मौजूद हैं और अब हम जा रहे हैं उस पर। जी, लाइफ स्टाइल ऑफ CEO में हम आपको अमजद फ़ारूक साहब से मिलवा रहे थे। वो इस वक्त हमें सुंदस फाउंडेशन गुजरात लेकर आए। उन्होंने बताया कि यहाँ पर बच्चों को जो थैलेसीमिया के अमराज में मुब्तला हैं और दीगर अमराज में उनको यहाँ पर खून और उनका तमाम इलाज बिल्कुल मुफ्त किया जा रहा है और बहुत जल्द इसकी अपनी इमारत जल्द बना ली जाएगी। अब हम आगे चलते हैं। अमजद फ़ारूक साहब ने अपनी जो कमर्शियल कारोबारी मसरूफियात हैं उसमें और इजाफा करने का फ़ैसला कर लिया और इतना बड़ा शॉपिंग मॉल जो हम देख रहे हैं। अमजद साहब ये शॉपिंग मॉल कितनी जगह पे बन रहा है, क्या इसकी खूबी है? जी अमीन फी साहब, ये शॉपिंग मॉल जो है ये तकरीबन इसका जो कवर्ड एरिया है वो 1 लाख स्क्वायर फीट है, लेकिन इसका जो टोटल रकबा है वो 20 कनाल के करीब है और ये शॉपिंग मॉल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बन रहा है, उससे कम नहीं होगा। जितनी अंदर इक्विपमेंट्स लग रहे हैं वो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक लग रहे हैं और ये शॉपिंग मॉल गुजरात में इतना बड़ा कोई शॉपिंग मॉल नहीं है जितना बड़ा हम ये बना रहे हैं और इंशाल्लाह ताला कब तक इन ऑर्डर हो जाएगा? इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि ये 14 अगस्त इसी साल में इंशाल्लाह ये चल जाएगा और ये इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ये गुजरात जिस तरह के हम प्रोडक्ट्स रख रहे हैं इसमें जब बंदा घर से सोच के आएगा कि मैंने ये खरीदना है उसको वो यहाँ से मिल जाएगा। कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी यहाँ से उसको ना मिले। अमजद फ़ारूक साहब लगता है आराम से बैठने का इनका कोई इरादा नहीं, ये अपनी जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं उसमें इजाफा किए जा रहे हैं। ऐसा शॉपिंग मॉल कहते हैं मैं बनाने जा रहा हूँ कि जो चीज़ कोई ख़रीदने आएगा वो सब कुछ उसको एक छत के नीचे मिलेगा। तो DCO गुजरात ने कहा जी कि आप गुजरात के लिए कोई काम करें, तो मैंने कहा जी गुजरात की एंट्रेंस बाबे गुजरात के नाम से हम नेशनल फर्नीचर उसको स्पॉन्सर करेगा तो मैं वो बनाता हूँ। उसकी मैंने डिज़ाइनिंग करवाई, अप्रूव करवाई, तो बाबे गुजरात बनाया है। वो गुजरात की अब एंट्रेंस है, जब आप लाहौर से आते हैं चनाब गुजरते हैं तो बाबे गुजरात से गुजर के फिर आप गुजरात एंटर होते हैं। अमजद साहब हमें अल फ़ारूक मस्जिद गुजरात में ले आए हैं। ये मस्जिद देख के तो मैं कह सकता हूँ कि इतनी खूबसूरत मस्जिद मैंने शायद इससे पहले नहीं देखी। अमजद साहब आप इस मस्जिद के बारे में बताएं कि ये मस्जिद तामीर करने का ख्याल आपको कैसे आया? बड़ी मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया। आप सबसे पहले तो मैं अपने इमाम साहब जो है यहाँ मेन उनसे मिलाता हूँ आपको। ये हमारे यहाँ पर ख़तीब हैं और ये जुम्मा भी पढ़ाते हैं। ये मस्जिद जी मेरे वालिद साहब और मेरी वालदा की ख्वाहिश थी कि एक मस्जिद बाप बनाएँ। फिर मैंने डिसाइड किया कि ये अपनी जगह जो है, ये लोग कहते हैं जी बड़ी कीमती जगह आपने मस्जिद को दे दी है, इससे अल्लाह ताला ने दी है, हमने नहीं दी, अल्लाह ताला ने हमें दी थी।
लेकिन ये मस्जिद जब बनाने लगे तो मेरे जहन में ये ख्याल आया, मैंने अपने बच्चों को कहा यार ये मस्जिद इतनी अच्छी बनाएं, इसमें जितने मटीरियल यूज़ करें इतने अच्छे करें कि वो हमारे घर में उस तरह के ना इस्तेमाल हुए। तो हमने फ्लोर भी सारे मार्बल के, दीवारें भी मार्बल की, इसके ऊपर जो ये आप शैंडलर हैं ये मेरे बेटे अहमद ने चाइना से ख़ुद ऑर्डर दे के मंगवाया, और ये सारा गोल्ड लिफिंग का काम, कैलीग्राफी का काम। इसके नीचे एक बहुत बड़ा हॉल है जो हमने बनाया है, जो हमने वज़ू खाना बनाया है उसमें सारा कैल जर टर्की की कंपनी के हमने सारे मटीरियल यूज़ किए हैं। तो ये अल्लाह की रहमत है, उसने तौफीक दी है कि ये अल्लाह ताला का हमने घर बनाया, और हम मुतमिन हैं कि हमने जो चाहा था वो हमने तामीर कर लिया है। जी आपने सुना, ये कितनी प्यारी बात कर रहे हैं अमजद फ़ारूक साहब। उनका कहना था कि उनका ये ख्वाब था कि वो एक मस्जिद ऐसी बनाते जो उनके घर से ज़्यादा खूबसूरत हो, तो उन्होंने ये मस्जिद अल फ़ारूक गुजरात में बनाई है। ये कहते हैं कि यहाँ पर टोटल मार्बल इस्तेमाल किया गया है, ये मार्बल फर्शों पर है, दीवारों पे है, लकड़ी का इतना नफीस काम यहाँ पर उन्होंने किया है कि देखने वाले जो है ना वो हमेशा कहते हैं कि ये स्टेट ऑफ द आर्ट जो है ये मस्जिद बनाई गई है। यहाँ पर नमाजी इतने खुश होते हैं कि ये सेंट्रली एयर कंडीशन है। मस्जिद के नीचे एक बहुत बड़ा हॉल बनाया गया है, और आपने बताया कि जो वज़ू खाने में जो नलके इस्तेमाल किए गए वो बैरून मुल्क से सारे टर्किश इम्पोर्ट किया टर्की से जी। वो पहली दफ़ा पाकिस्तान में इस तरह के जो है ना ये इस्तेमाल हुए हैं, जो टैप्स हैं। क्या बात है। देखिए अगर अल्लाह का घर किसी को बनाने की तौफीक होती है, कोई ये इनिशिएटिव लेता है, तो फिर घर ऐसा अल्लाह का बनाना चाहिए कि देखने वाले भी ये कहें कि सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लाइफस्टाइल ऑफ सीईओज़ की पहली वीडियो में हमने आपको गुजरात की मारूफ समाजी, सियासी और कारोबारी शख्सियत अमजद फ़ारूक से आपको मिलवाया और इनके लाइफस्टाइल आपको दिखाया, और इनके साथ हमने सारा दिन गुजारा, और इनकी जितनी भी सोशल एक्टिविटीज़ थी, बिज़नेस एक्टिविटीज़ थी, हमने आपको वो सारी दिखाई। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप भी किसी अदारे के सीईओ हैं और आप चाहते हैं कि आपकी भी वीडियो अमजद फ़ारूक साहब की तरह आपकी वीडियो हम बनाएं, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर मौजूद है, आप राब्ता कायम कर सकते हैं। कैमरामैन हसीब अमीन के साथ मैं हूं आपका अपना अमीन हफीज़।